नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में व्यस्त होंगे। व्यस्त रहिए फ्रेंड्स अपनी तैयारी में, और हम भी व्यस्त हैं आपके साथ आपकी तैयारी में। तो देर ना करते हुए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बेल आइकन तो प्रेस कर ही लेंगे आप लोग, उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग करा रहे हैं। आपको जैसा पहले बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो भी एग्जाम 1990 से लेकर 2024 तक हुए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर हम आपको करा रहे हैं, पेपर हल करवा रहे हैं, और वो भी थोड़ा सा व्याख्या के साथ में। तो बने रहें लास्ट तक। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? तो वो थे उत्तर हमारा प्रवरसेन प्रथम। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ये तो आपको पता ही है। और काटक शासक प्रवरसेन वो ऐसे राजा थे जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। इसके साथ ही उन्हें बहुत सारे उन्होंने क्या किए थे, वैदिक यज्ञ भी किए थे। अगला क्वेश्चन नेपोलियन का है, हम पहले व्याख्या कर चुके हैं। कभी कभी अच्छा लगता है ना इस तरह से। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा संदेह भरा है, 2 जगह अलग अलग आंसर दिए हैं, लोक सेवा आयोग और यूजीसी। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह कौन था? तो वह था समुद्रगुप्त है। नालंदा और गया के ताम्रपत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसे परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ज्ञात हो कि पुस्तकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया गया है। लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर चंद्रगुप्त माना था, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त को माना है। तो फ्रेंड्स, आप अपने विवेक के अनुसार अगर एक ऑप्शन इसमें नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल 100% आपका सही होगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो उत्तर है समुद्रगुप्त के बारे में। इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है उसका अभिलेख समुद्रगुप्त किसका 335 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संविग्रहिक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए, क्वेश्चन 3 आ गया आपकी स्क्रीन पर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किस का लेख मिला है? तो जहांगीर का लेख मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि थी, तो ये थी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की उपाधि थी। इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उन्हें पृथ्वी व्यामा प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की थी, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी पृथ्वी पर कोई दूसरा प्रतिद्वंदी न हो, पृथ्वी का प्रथम वीर। लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, कभी कभी डाउट में हो जाता है ऐसा। नेक्स्ट है कुछ मैचिंग के क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन कुछ राजा हैं और उनके जो स्टेट हैं, राज्य हैं, उनको मैच करना है। तो धनंजय का संबंध हमारे कुशतलपुर से है, नीलराज का संबंध अवमुक्त से है, उग्रसेन का संबंध पारलक्का से है, और विष्णु गोपा का संबंध हमारा कांची से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम
विष्णुगुप्त मिलता है, जिसे अन्य नाम देवराज या देवश्री भी मिले हैं। तो कई नाम मिल गए इनके। तो दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो दोस्तों वो है हमारा चंद्र। और ये कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान में मेहरौली लोहा स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन है, जिसका समीकरण गुप्त वंश से शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। यह एक मान्यता के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली में स्तंभ उदयगिरि की पहाड़ों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। और फ्रेंड्स, इस स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता कहा जाता है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय को। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय शक विजेता कहा जाता है। पश्चिम भारत में शक अंतिम राजा रुद्र सिंह थर्ड तृतीय यानी के को चंद्रगुप्त द्वितीय ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक संवत का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण इनका नाम या इन्हें उपाधि जो मिली है शकारी भी कहा जाता है इन्हें। और उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश चरणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? उसका उत्तर है सी, गुप्त। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए थे। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तथा 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? हमने उत्तर करा ही दिया आपको, सी, गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो उत्तर है भीतरी स्तंभ लेख, ये ऑप्शन ठीक है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैयदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख मिला है। इसमें पुष्यमित्र और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें स्कंदगुप्त से वे बुरी तरह पराजित हुए थे। अगला क्वेश्चन, मंदसौर प्रशस्ति नामक शासक हैं। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपाधियों या उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर है डी, कुमारगुप्त एक। कुमारगुप्त वन के समकालीन वत्स भट्टी एक स्थानीय कवि था। उसने मालवा के मंदसौर यानी दसपुर में प्रशस्ति की रचना की थी। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। यह प्रशस्ति में तंतुवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया और इसके साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर के प्रचलित सूर्य उपासना की धार्मिक भावनाओं को और मालवा के प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों का वास्तुगत विशेषताओं का भी निरूपण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रभावती गुप्ता उदयगिरि गुहा से संबंधित नहीं है। सही सुमेलन कैसे होगा हमारा? कुमारगुप्त वन मंदसौर अभिलेख से, पथिक तक्षशिला अभिलेख से, चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरि गुहा से और समुद्रगुप्त एरन अभिलेख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से सही सुमेलित नहीं है। फिर सुमेलित नहीं है तो इसका उत्तर है सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, यह सही नहीं है। सर्ववर्मन का ताम्र मुद्रा अभिलेख असीरगढ़ से प्राप्त हुआ, न कि गया से। गया ताम्रपत्र समुद्रगुप्त से संबंधित है। विकल्प ए ठीक है ना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैचिंग का है। शासक है उनकी रानिया चंद्रगुप्त का संबंध कुमार देवी से।
समुद्रगुप्त का संबंध दत्ता देवी से, चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध कुबेर नागा से है, और कुमारगुप्त प्रथम का संबंध अनंत देवी से है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का संबंध प्रिय दर्शन से है, समुद्रगुप्त है परक्रमांक से, समुद्रगुप्त द्वितीय है विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त है कर्मादित्य। ये मैचिंग करते हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं भैया, चलो बिल्कुल करेंगे विचार, आप कह रहे हो तो। प्राचीन भारत में बहुत सी नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। हाँ जी मिलते हैं। वह सामान और वह यातायात के बड़े गोदाम थे। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। प्राचीन भारत में नदियां, बंदरगाह, व्यापार और यातायात के प्रमुख केंद्र थे। हड़प्पा सभ्यता में लोथल जैसी नदी, बंदरगाह और बड़े गोदामों के प्रमाण मिले हैं। ऐतिहासिक काल में गंगा, सिंधु, कावेरी जैसी नदियां भी व्यापार और परिवहन का मार्ग प्रशस्त करती थी तथा मुजिरी, सोपारा, भृगुकच्छ, कोरकई, ताम्रलिप्ति, कुहार जैसे बंदरगाह रोमन और दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में बड़े गोदामों में अनाज सामान का संग्रह होता था जो व्यापार को संगठित बनाते थे। अतः हमने बता ही दिया था आपको कि कथन ये सही है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन को करते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन का पतन से संचालित होते थे, है ना, बंदरगाह या पतन जो भी आप कह सकते हैं। तो उसका आंसर है हमारा ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था। उसे उत्तर भारतीय व्यापार और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के लिए किया जाता था उसका प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? आंसर है अक्षपणक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुप्त समुद्र गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त शासकों के सिक्के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए जाते हैं या पाए भी गए हैं, है ना, पाए गए हैं जो सिक्के। उन सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध स्थल था राजस्थान का भरतपुर यानी बयाना। इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे तथा स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया है। तो रूपक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो मित्रों इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। गुप्त काल में उन्होंने रूपयक या रूपक कहा जाता था। गुप्तकालीन द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकूल रजत मुद्राओं का उत्कीर्णन करवाया था। सती प्रथा आ गया है क्वेश्चन। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तो एरण से प्राप्त हुआ है। आंसर ए ठीक है। सती प्रथा का प्राप्त हुआ यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपाल राज नामक सेनापति की स्त्री यानी पति ने उनकी सती होने के उल्लेख मिले हैं। 510 में गोपाल राजा नामक सेनापति की स्त्री ने सती
सतीत्व प्राप्त किया था, यानी वो सती हुई थी। एरन इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय या प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त आंसर इसका ठीक है। गुप्त काल के इतिहासकारों ने भारत का स्वर्ण युग कहा है गुप्त काल को। इस काल को क्लासिक युग, कल युग यानी कि क्लासिकल एज या भारत का पेरिक्लीन युग भी कहा जाता है। अपने जिन विशेषताओं के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है वे हैं महान सम्राटों का काल, श्रेष्ठ शासन, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार का काल, साहित्य, विज्ञान और कला का उत्कर्ष काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम, ये इसका सही आंसर है। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लें। देश या भुक्ति उपकृत है, विषय है विषयपति, विधि है आयुलन या विधि महत्तर और ग्राम है ग्रामिक या अष्ट कुलधारी। ये गुप्त काल का प्रशासन था। भुक्ति नामक प्रांतों का विभाजन किया गया था गुप्त काल में साम्राज्य को। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो यह है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन ठीक है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो उपज का छठा भाग इसका आंसर है। सभी धर्मशास्त्रों के अनुसार भू राजस्व की दर 1/6 उपज का छठा भाग था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो सिंचाई कर को हम कहते थे, सिंचाई कर को कहते थे विदक भागम, ए ऑप्शन ठीक है। हिरण्य मौर्य काल में ले जाने वाला नगद कर था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोशे शब्द का प्रयोग किया जाता है रेशम के लिए। गुप्त उत्तर काल में रेशम के लिए कोशे शब्द का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? उत्तर है यशोधर मन ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग और बंदोसर स्तंभ के लेख के साक्ष्य से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य तत्पश्चात मालव नरेश यशोवर्धन द्वारा मिहिर कुल को पूरी तरह से पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। महाभारत में से चतुरंग के नाम से जाना जाता था और यह ईरान तथा तत्पश्चात यूरोप में भी पहुंच गया था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। सांख्य दर्शन प्राचीन संप्रदायों में परिगणित है। कपिल ऋषि को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है
उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता के साथ साथ जैन और बौद्ध मतों में भी योग की संबंधित क्रियाओं का विवेचन प्राप्त हुआ। तथापि महर्षि पतंजलि ने ही सुबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग को प्रस्तुत किया था, इसलिए पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम बुद्ध ने किया था। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम बुद्ध को कहा जाता है, जिन्होंने अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क या निर्णय। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल प्रथम जो ग्रंथ है गौतम कृत न्याय सूत्र है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक को सम्मिलित करता है? तो बी ऑप्शन ठीक है, न्याय गौतम बुद्ध। तो कुछ दर्शन और उनके प्रवर्तक का नाम देख लेते हैं। न्याय दर्शन गौतम बुद्ध है। पूर्व मीमांसा दर्शन है जैमिनी। सांख्य दर्शन है कपिल मुनि। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा है बादरायण। वैश्विक दर्शन है कणाद मुनि और योग दर्शन है पतंजलि। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ मैचिंग का है। दर्शन है मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं। न्याय दर्शन है तार्किक चिंतन है। मीमांसा दर्शन है वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण करना और वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान का संबंध। फिर अगला क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का जो सिद्धांत है हमारा मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नवय न्याय संप्रदाय या स्कूल के संस्थापक कौन थे? संप्रदाय में अंग्रेजी में स्कूल बोलते हैं उसको, थ्योरी को। बी और डी आंसर सही है इसके। रघुनाथ शिरोमणि तो नहीं थे। श्रीधर थे क्या? नहीं थे। तो बचा कौन? गणेश और उदयन बचे हैं। ठीक है दोस्तों, मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उनयन या उदयनचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को न्याय दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव न्याय दर्शन यानी संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया है, को इसका संस्थापक मानते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नई वीडियो में शीघ्र मिलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। चैनल को अगर अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए। बाय बाय।